हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट क्लास में जो था ना वो पढ़ने ये पढ़ा था कि मृदा जो पीएच है वो परिवर्तित क्यों होती है, कौन से अम्ल उत्पादक कारक और भस्म उत्पादक कारक होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आज का टॉपिक रहेगा मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी मृदा की पीएच किन किन कारकों से प्रभावित होती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो कारक पढ़ाए हैं वो एक एक करके आएंगे। इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट करना क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है ऐसे प्रश्न, ये उन प्रश्नों में से जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक या कौन से कारक हैं जो मृदा की पीएच को प्रभावित करते हैं। देखो मृदा की पीएच को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक जैसे अपन ये देखें कि मृदा बन के कहाँ से आई है, किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। यदि कोई अम्लीय प्रकार की चट्टान के टूटने से मृदा का निर्माण हुआ है तो मृदा अम्लीय प्रकृति की होगी। क्षारीय प्रकार के चट्टानों से अगर मृदा का निर्माण हुआ तो मृदा क्या होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। वहां बरसात कैसी हो रही है, सिंचाई कितनी ज्यादा हो रही है, लवणीय जल काम में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। इसके अलावा उर्वरकों का छिड़काव कितना हो रहा है, किस प्रकार के उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकृति के कीटनाशक अधिक मात्रा में काम में लिए जाते हैं, जल मग्नता कितनी है, किस प्रकार की फसलें आप काम में ले रहे हो, जैसे जंगली फसलें हैं या घास फूस है या चौड़ी पत्ते वाली है, मतलब किसी मृदा में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं या जिस प्रकार की फसलें आप बार बार उगा रहे हो वो फसलें भी मृदा की पीएच को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो देखिए आज के टॉपिक में अपन स्टार्ट करेंगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें उन सभी कारकों को पढ़ा जाएगा जो मृदा की पीएच को घटाते या बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालो मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, लिखिए वे सभी कारक जो मृदा की पीएच को कम या ज्यादा करते हैं, वे सभी कारक जो मृदा की पीएच को कम या ज्यादा करते हैं इस श्रेणी में रखे जाते हैं। वे सभी कारक जो मृदा की पीएच को कम या ज्यादा करते हैं इस श्रेणी में रखे जाते हैं, इस श्रेणी में रखे जाते हैं। इनमें से मुख्य निम्न है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, पैतृक या पैतृक पदार्थ। सबसे पहला क्या है, पैतृक या पैतृक पदार्थ। देखो पैतृक पदार्थ क्या होता है, मृदा किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। आपको पता है कि मृदा का निर्माण हमेशा चट्टानों के अपक्षय से होता है। चट्टानें धीरे धीरे घसती जाती है लाइकेन वगैरह के कारण और उसमें मृदा का निर्माण हो जाता है। अब मृदा जिस चट्टान से बनी है उस चट्टान के गुण मृदा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। यदि क्षारीय खनिज है, लाइमस्टोन वगैरह है, तो उन प्रकार की जो चट्टानें हैं उनकी जो मृदा बनती है वो हमेशा क्षारीय प्रकृति की होगी। और यदि अम्लीय खनिज थे, अम्लीय प्रकार की चट्टानें थी तो बनने वाली मृदा की प्रकृति भी कैसी होगी, अम्लीय, ठीक है ना। तो देखो पैतृक पदार्थ, लेकिन यह मृदा पीएच को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह मृदा पीएच को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मृदा का निर्माण जिस प्रकृति की चट्टान से होता है, मृदा का निर्माण जिस प्रकृति की चट्टान से होता है, मृदा भी उसी प्रकृति की होती है। मृदा का निर्माण जिस प्रकृति की चट्टान से होता है
मृदा भी उसी प्रकृति की होती है, ठीक है ना। अब अगर क्षारीय चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है तो मृदा की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। अम्लीय से हुआ है तो कैसी होगी, अम्लीय, ठीक है ना। इसको उतार लो। जिस प्रकृति की चट्टानें या जिस प्रकृति की चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण हुआ है, मृदा की प्रकृति भी वही हो जाती है, ठीक है ना। इसको उतार लो। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल देखो, लाइमस्टोन, चूना पत्थर होता है, से बनी मृदा की पीएच, ग्रेनाइट से बनी मृदा की तुलना में अधिक होती है। और देखो ऐसा क्या होता है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो होता है ये वाला, ये होता है क्षारीय। किस प्रकार की चट्टान है ये, क्षारीय। और ग्रेनाइट ये कैसा होता है, अम्लीय। तो मृदा जिस चट्टान से बनी है, क्षारीय चट्टान से बनी है, उसकी मृदा की पीएच अम्लीय चट्टान से बनी है, उस मृदा की तुलना में वैसा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये पीएच को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कारक, इसको उतार लीजिए बेटा, एग्जांपल सहित उतारना। मृदा जिस चट्टान से बनी है, जिस प्रकृति की चट्टान से बनी है, वो तो मृदा की पीएच को प्रभावित करती ही करती है। उतार लो फटाफट, फिर दूसरा लिखते हैं। ओके, अब दूसरा बिंदु के अपन पढ़ चुके हैं। पैतृक पदार्थ की बात तो पीछे नहीं आई थी, हमने सिर्फ ये देखा था कि अपक्षय था। एक्चुअल में अपक्षय क्या है, अपक्षय से मृदा बनती है, तो ये पैतृक पदार्थों में आता है। तो पहला जो गया वो गया पैतृक पदार्थ। दूसरा देखो, दूसरा जो है वो है अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण, अब यदि हमें अवक्षेपण समझना है तो हमें पीछे का पॉइंट याद करना पड़ेगा, अवक्षेपण। हमने पीछे इस चीज को निक्षालन बोला है, निक्षालन। अवक्षेपण को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, इसको बोलते हैं लीचिंग। एक ही चीज है लीचिंग। इसको समझो क्या होता है, ठीक है ना। देखो ये है मृदा, ये मृदा के विभिन्न स्तर है। आगे चैप्टर पढ़ेंगे और ऐसे इस प्रकार से खूब सारे मृदा स्तर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जी, यहाँ है खूब सारे धनायन ऋणायन जो भी है, और यहाँ जो इस ऊपरी परत में जो रहते हैं ना, वही मृदा की पीएच क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अवक्षेपण क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा सिंचाई की या बहुत ज्यादा बारिश हुई, अगर बहुत ज्यादा सिंचाई या बारिश की जाए तो आपको पता है अगर इस बारिश के पानी को बहने ना दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, ये पानी नीचे बैठता है। ये पानी धीरे धीरे निचले स्तरों में, हो सकता है कुछ क्षेत्रों में एक बार पानी बढ़ जाए, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। जब ये पानी नीचे जाता है तो यहाँ से जो धनायन है, वो धनायन भी क्या होता है, देखो लगभग धनायन जो होते हैं ना, वो जल में विलय होते हैं, और जो जल में विलय नहीं है वो ना तो मृदा के लिए उपजाऊ है, ना अपने लिए कोई काम का है। क्योंकि जो विलय नहीं है वो फिर पौधों को पहुंच ही नहीं सकता, अविलय रूप में पड़ा रहेगा, फिर वो कोई काम का नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ जितने धनायन थे उनमें से बहुत से धनायन, कुछ धनायन छोड़ के मैंने बाकी बहुत से धनायन क्या होते हैं, पानी के साथ घुलकर मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं। अब देखिए जी, ये क्या था तुम्हारा, ये क्या है, बरसात, ये क्या है, मृदा स्तर,
ऊपरी और ये क्या है नीचे का, ये भी मर्दा स्तर है। और ये जो है ना ये क्या है धनायन। तो इस प्रकार से धनायनों का ऊपर से नीचे की ओर यहाँ से यहाँ चले आना, यही क्या कहलाता है अवक्षेपण। तो यदि अवक्षेपण होगा तो होगा क्या, कौन से आयन जाते हैं, देखो कैल्शियम +2 सबसे पहले दिया जाता है, मैग्नीशियम +2, K+ और Na+, यही धनायन है जो ऊपरी स्तर से कहाँ चले आते हैं नीचे वाले स्तर में। और जैसे नीचे आएंगे तो बताइए जो ऊपरी लेवल था उसमें धनायनों की सांद्रता घट गई कि नहीं घट गई। और धनायन घटे कौन से हैं, भस्म आयन घटे हैं। और अगर भस्म आयनों की सांद्रता घटती है तो हमेशा ध्यान रखना पीएच का मान भी कम हो जाता है, इनकी पीएच क्या हो जाती है घट जाती है, मृदा क्या बन जाती है अम्लीय बन जाती है। तो बताइए अवक्षेपण या निक्षालन से, लीचिंग से या प्रेसिपिटेशन से क्या होती है, मृदा की पीएच में कमी आती है। ठीक है ना, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, भस्म आयनों के नीचे आने के कारण मृदा की पीएच घट जाती है। ध्यान रखना भस्म आयन ही घुल के आते हैं, ठीक है ना। तो लीचिंग से हमेशा मृदा की पीएच घटती है। ये जो ऊपरी स्तर है ना इसमें जो आयन प्रेजेंट है वो ही मृदा की पीएच निर्धारित करते हैं, नीचे चाहे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो लीचिंग या अवक्षेपण या निक्षालन, अवक्षेपण या निक्षालन, अवक्षेपण या निक्षालन। लिखिए अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में, अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में या ज्यादा सिंचाई करने पर, अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में या ज्यादा सिंचाई करने पर, ज्यादा सिंचाई करने पर मृदा की ऊपरी स्तर में उपस्थित मृदा की ऊपरी स्तर में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि प्रकार के क्षारीय आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि प्रकार के क्षारीय आयन पानी में घुलकर, पानी में घुलकर मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि क्षारीय आयन पानी में घुलकर मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर H+, Al+3, Mn+2, ये आयन भी आता है, ठीक है ना, Mn+2 इत्यादि इत्यादि अम्लीय प्रकार के आयन आ जाते हैं, जिससे मृदा पीएच घट जाती है। ये बना लेना, ये डायग्राम निकालना, ठीक है ना। नीचे की ओर ये ना, ये क्या है, ये अवक्षेपण हो रहा है। अवक्षेपण यानी आयनों का पानी में घुलकर नीचे की ओर गमन, आयनों का पानी में घुलकर नीचे की ओर गमन क्यों उतारना, यह है अपना अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। तो अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन या निक्षालन के द्वारा भी क्या हो रहा है, हमेशा अम्लीयता ही बढ़ती है और क्षारीयता में क्या आती है, कमी आती है।
ये उतार के डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है ना। अवक्षेपण या निक्षालन। अब देखो नंबर 3, नंबर 3 कार्बनिक पदार्थ की मात्रा व उनका विघटन। आपकी मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है और उसका विघटन क्या हो रहा है, उसी के ऊपर भी मृदा की पीएच डिपेंड करती है, ठीक है ना। देखो ये अपने कोई मृदा ली और मृदा में सड़े गले पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ है, तो ये धीरे धीरे मृदा में क्या होते हैं, अपने खाद वगैरह जो डालते हैं वो कार्बनिक ही होती है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, विघटित होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ जब भी विघटित होगा जा रहा है, इसके द्वारा हमेशा CO2 और H2 बनाया जाता है। अधिकांश कार्बनिक पदार्थ जो है वो विघटित होकर क्या बनाते हैं, CO2 और H2। अब अगर आपने CO2 और H2 बनाया है और इसको कहीं से पानी और भी मिल जाए, तो इस स्थिति में ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं। अगर आपके पास विघटित होने से CO2 और H2 प्राप्त हुआ है, तो देखो उसका क्या होता है, पीछे बता दूंगा तुम्हें। कार्बनिक पदार्थ के विघटन से क्या मिला, CO2 और H2, और ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, तो पानी तो अपने को पता है बहुत अवेलेबल होता है, ये बना लेते हैं कार्बनिक अम्ल H2CO3। क्या बना लेते हैं, H2CO3। और ये जो कार्बनिक अम्ल है ये इस प्रकार से टूटता है, H+ और HCO3- और HCO3- भी टूट जाता है, H+ और CO3-2। यानी अगर कार्बनिक पदार्थ विघटित हो रहा है तो आपकी मृदा में हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगा, कार्बोनेट भी होगा। इसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। क्लियर। अब देखो जी, ये जहां है वहां हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होने के कारण ये मृदा को अम्लीय बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। पहला कारण हो गया कि इनके विघटन होने से अम्ल बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है, और उस अम्ल के विघटन से हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है, यानी पीएच घट जाती है। अब ये एक काम और करते हैं, देखो मृदा में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करता है, HCO3-, ये +2 है, इसके दोनों भाग लेंगे और क्या बनेगा, CaHCO3 ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसके साथ भी मैग्नीशियम के साथ भी बाइकार्बोनेट के दोनों भाग लेते हैं, और ये क्या बनता है, MgHCO3। और ये जो होते हैं ना, ये दोनों ही क्या होते हैं, जल में विलय। क्या होते हैं, जल में विलय, और इनका निक्षालन हो जाता है। जैसे ही मौका मिलता है ये जल में निक्षालित हो जाते हैं। तो देखो ये तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ा गया, और ये जो बचा था ना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो क्षारीय आयन थे उनको घोल के पानी में लेके नीचे चला गया। तो बताइए दोनों ही स्थिति में क्षारीय आयनों में कमी आ रही है कि नहीं आ रही, और अम्लीय आयन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तो अगर ये प्रकृति होती है तो दो तरीके से ये दोनों तरफ से क्या करती है, अम्लीयता को बढ़ाती है, क्षारीयता को घटाती है, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रखना, इनको उतारने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी थ्योरी लिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में उनका विघटन। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा व उनका विघटन लिखिए। यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है, यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है, तो वे विघटित होकर CO2 व H2O का निर्माण करते हैं।
तो वे विघटित होकर CO2 व H2O का निर्माण करते हैं। CO2 व H2O का निर्माण करते हैं। यह CO2 पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। कार्बोनिक अम्ल, यह CO2 पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। ये देखो, ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। तुम आगे चाहो तो देख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल टूटकर H+ व बाइकार्बोनेट बनाता है। कार्बोनिक अम्ल टूटकर H+ व बाइकार्बोनेट बनाता है। H+ व बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। अब लिखो, H+ के कारण मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है। H+ के कारण मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है। H+ के कारण मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है तथा H+ के कारण मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है तथा बाइकार्बोनेट कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे क्षारीय आयनों से अभिक्रिया कर उन्हें विलयशील बाइकार्बोनेट में बदल देता है। विलयशील बाइकार्बोनेट में बदल देता है। जो निक्षालन द्वारा मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं। इससे भी मृदा की क्षारीयता घटती है। वह अम्लता बढ़ जाती है। इससे भी मृदा की क्षारीयता घटती है, वह अम्लता बढ़ जाती है, अर्थात मृदा की पीएच में कमी आती है। अभी उतार लो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिख लेना, कार्बनिक पदार्थ, ये हुआ उसका विघटन, और क्या बन गया, CO2 और H2, ठीक है। अब CO2 और H2 से क्या बन गया, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट से क्षारीय। ये कौन से आयन है, क्षारीय आयन। ये उतार लो। तो आज की क्लास में पढ़ने 3 पॉइंट पढ़े हैं जो मृदा की पीएच को प्रभावित करते हैं। पहला है पैतृक प्रकृति या पैतृक पदार्थ, यानी मृदा किससे मिलकर बनी हुई है, और दूसरा है अवक्षेपण या निक्षालन, और तीसरी श्रेणी में जो रखा गया है वो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा या उनका विघटन। तो प्रकृति जो होती है ना पैतृक पदार्थ की, वो बताती है कि मृदा अगर क्षारीय लवणों से या क्षारीय चट्टानों से बनी है तो क्षारीय प्रकार की होगी, अम्लीय चट्टानों से बनी है तो अम्लीय प्रकार की होगी। निक्षालन जो होता है वो हमेशा मृदा की अम्लीयता को बढ़ाता है, क्योंकि निक्षालित जो आयन होते हैं वो क्षारीय ही होते हैं, भस्म आयन होते हैं जो पानी में घुल के नीचे चले जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और उनका जो विघटन है वो भी ये बताता है कि यदि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी तो मृदा की अम्लीयता बढ़ती जाएगी। पीछे आपने इसका उल्टा भी एक बार पढ़ा हुआ है कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर कई बार अम्लीयता घटती है, तो वो एक अलग पॉइंट है। इस पॉइंट में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ सीधी सी बात है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और उनका विघटन बढ़ेगा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा। कार्बनिक अम्ल बनेगा तो हाइड्रोजन मुक्त होगा ही होगा, जिससे पीएच घटेगी। और दूसरा, इसका जो बाइकार्बोनेट है वो क्या करता है, क्षारीय आयनों का भी निक्षालन कर देता है और पीएच का मान क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है,
ये जो बचा हुआ है उतार लेना। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय।